चलिए इस फिगर को जो है ना हम करते हैं समराइज। डाइटरी कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे माउथ के अंदर आ गया, माउथ पे आने के बाद सलेवरी अल्फा अमाइलेज इसके ऊपर एक्ट किया और उसको पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में तोड़ दिए। जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्ट मोनोसेक्राइड्स बने वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले गए, जो डाइसेक्राइड्स बने वो फर्दर दूसरे स्टेप के साथ स्ट्रीम के अंदर जाएंगे, और जो पॉलीस्टेक्स बने उसके ऊपर एक स्टेप, दूसरा स्टेप और फिर तीसरे स्टेप में वो एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएंगे। समझ आ गई आपको? डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स, सेलिवरी अल्फा अमाइलेज इसके ऊपर एक्ट करेगा पॉलीसेक्राइड से, वो डेक्स्ट्रिन बनेंगे, डेक्स्ट्रिन से लिमिट डेक्स्ट्रिन, और फिर डेक्स्ट्रिन से फर्दर वो पेंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज की वजह से माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज में चेंज होंगे। माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज के ऊपर फर्दर एंजाइम्स लग रहे हैं, माल्टेज, सक्रेज और लैक्टेज। इन तीन एंजाइम्स के साथ ये तीन रिएक्टेंट, ये तीन प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर और टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाएगा। ये थी पूरी पिक्चर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। स्टार्च, ग्लाइकोजन। स्टार्च हम किस फॉर्म में खाना लेते हैं पता है? हम लोग स्टार्च की फॉर्म में खाना लेते हैं। सेलेवरी अमाइलेज इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये डाइसेक्राइड में चेंज हो जाएगा, माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज। इसके ऊपर फर्दर लगेंगे माल्टेज, सक्रेज और लैक्टेज। ये तीनों कहाँ से आते हैं बेटा? माल्टेज, सक्रेज और लैक्टेज कहाँ से आते हैं? ये हमें बताएंगी निताशा। निताशा, ये माल्टेज, लक्रेज, सक्रोज कहाँ से आया? मैम इंटेस्टिनल ब्रश पाउडर। जबरदस्त, ऐसा ही है। फिर वो चेंज हुआ मोनोसेक्राइड्स में, 2 ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज, 1 ग्लूकोज, 1 लैक्टोज। इस तरह ये इसके प्रोडक्ट्स बन गए। वाई सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी? कौन इसका आंसर करेगा? सेल्यूलोज जो है जिसमें सेल वॉल होती है वो हमारी ह्यूमन बॉडी क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकती? मैम शायद बॉडी में वो एंजाइम नहीं होता जो इसमें सेलुलोज में जो स्ट्रक्चर बनी हुई होती है ना, जिस तरह यहाँ पे ये बॉन्ड लिखा हुआ है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बिल्कुल हमारी ह्यूमन बॉडी शायद वो एंजाइम नहीं बनाती जो इसको तोड़ सके। ऐसा ही है। प्रियंका इस स्लाइड को जरा रीड करें। प्रियंका यस मैम। इस स्लाइड को जरा रीड करें। Cellulose is polysaccharide found in plants. It contains beta-1 4-glycosidic bond and in its structures. Humans cannot synthesize the enzyme which can break beta-glycosidic bond. So cellulose is not एक मिनट रुकें। digest. 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो हमारे अमाइलेज में भी था, लेकिन अल्फा वाली थी इसलिए वो डाइजेस्ट हो रही थी। ये है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये डाइजेस्ट नहीं होती। इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो हमारी बॉडी नहीं बनाती, ठीक है? इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूटती। और बेटा जब नॉट ही नहीं टूटेगी तो दो फाइबर अलग कैसे होंगे? दो धागों को गठान लगाते हो ना, गठान ही नहीं खुलेगी तो दो धागे अलग कैसे होंगे? तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा? होगा ही नहीं। मैम मैम फिर ये एज अ डाइटरी फाइबर एक्ट करता है ना? फिर ये एज अ डाइटरी फाइबर एक्ट करता है। गुड। सो प्रियंका नेक्स्ट पॉइंट इज? So cellulose is not digested by humans, but although is not digested, it is one of the important component in the diet because undigested cellulose provide bulk as fibers in the diet. Fibers helps in intestinal motility and as a stool softer. ठीक, बिकॉज अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज प्रोवाइड बल्क ऑफ फाइबर इन द डाइट। और ये फाइबर किस में हेल्प करते हैं बेटा? आपके इंटेस्टाइनल मोटेलिटी में, आपके स्टूल्स को अच्छा करने में हेल्प करते हैं। गुड, आगे चलें। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है कार्बोहाइड्रेट्स की?
हीर, हीर हमें थोड़ी सी फेवर करें, मुझे स्लाइड्स नजर नहीं आ रही हैं, आप जरा स्लाइड रीड करें। हीर स्लाइड रीड करें बेटा। जी हीर। मैम करें स्लाइड रीड। हीर कहाँ है हीर? हीर आप सुन रही हैं? जी मैम, जी जी। बिल्कुल हीर, स्लाइड जरा ये 2 से 3 लाइनें जरा रीड करें। मैम हेलो। जी जी रीड करें बेटा। हेलो। सुन रही हूँ बेटा, आप रीड करें स्लाइड्स। दाएं। हेलो सुन मैम, रही वो थोड़ा बिजी। हेलो। जी मैं सुन रही हूँ। दाएं प्रोजेक्ट मैम 2 इनको छोड़ते हैं। जी हीर शुरू करें। मैम श्योर आ रहा है, ये बिजी भी है। यस मैम, वो हम थोड़ा काम कर रहे हैं ना, तो इस वजह से। आप काम कर रहे हैं, गलत बात ना, क्लास यस लेने का मैम। टाइम है, आप कैसे काम कर सकते हैं? मैम वो है ना, फिर हम आपका बाद में लेक्चर सुनते हैं ना, तो। मतलब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ना दिया करूँ ना, तो ही आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुने। नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं मैम, वो बात नहीं है। चले फिर हीर की जिम्मेदारी आशीष संभालेंगे, तो हीर आप अपने माइक को म्यूट कर दें। और आशीष कुमार, जी जी। आशीष बेटा जरा रीड करके बताएं। लड़कियां तो हर वक्त काम ही करती रहती हैं, काम की ही नहीं है लड़कियां, पढ़ने में बहुत सुस्त हैं लड़कियां। चलें आशीष रीड करें जरा इसे। आशीष, आशीष गेस्ट आए हैं या माइक खराब है? मैं सोच रही थी आशीष का मैसेज क्यों नहीं आया। आशीष बेटा माइक को अनम्यूट करो और ये स्लाइड रीड करो जल्दी से, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी मैं। आशीष स्लाइड को रीड करो। आशीष मैं अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं करूंगी बेटा, हैंड फ्री नहीं है, उसके बगैर माइक काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? स्पीकर काम करता है, माइक काम नहीं करता। बेटा ट्राई तो करो, शांश हूँ कुछ तो आएगी हमें। अनम्यूट करो जल्दी से आशीष। जी जी वेलकम वेलकम, शुरू करें आशीष। मैम वाकई आवाज बहुत कटती है। अभी तो नहीं कटी। मैम आ रही है आपको आवाज? बहुत क्लियर, माशाल्लाह अच्छी हो गई आपकी आवाज पहले से। अच्छा। हाँ जी चले बताएं, जल्दी से पढ़ के बताएं। The end of product of carbohydrate digestion are glucose, fructose, galactose. जी These are readily used through the interstitial mucosal cells into bloodstream. ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट्स के ठीक है एंड मैडम। प्रोडक्ट हैं डाइजेशन के बेटा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ना, और ये तीनों को तीनों एब्जॉर्ब होते हैं हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल से। किसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं आशीष? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है आशीष, कौन से 2 मैकेनिज्म है जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं? मैम two mechanism are responsible for the absorption of the sugar. बिल्कुल Facilitated transport with concentration gradient. गुड, Active transport against concentration gradient. परफेक्ट। ये हुई ना बात। तो आप सबको आशीष की आवाज कैसी लगी? अच्छी है ना? चलें, 2 मैकेनिज्म Yes, जो ma'am. कि जी, 2 ऐसे मैकेनिज्म हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। एक है फैसिलिटेटेड शुगर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद अगेंस्ट द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है बेटा ऐसा डिफ्यूजन यानी कि ग्रेडियंट जहां पे प्रोडक्ट ज्यादा है वो मूव करेगा कम की तरफ, ऐसा ही है। ज्यादा प्लस आयन माइनस की तरफ जाएंगे और ज्यादा माइनस आयन प्लस की तरफ आ जाएंगे, इस तरह होगा। ठीक है, तो ऐसा ही है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें आप हेल्प लेते हो किसी प्रोटीन की, हेल्प लेते हो ग्रेडियंट की, हेल्प लेते हो आप उसको करने के लिए, मूवमेंट के लिए हेल्प लेते हो आप किसी न किसी चीज की, उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये एक मेथड है जिसमें हमारी शुगर एब्जॉर्ब होती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम आवर GIT ट्रैक्स, फ्रॉम आवर इंटेस्टाइन्स। ठीक है, इसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम फर्दर डिटेल भी पढ़ते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब भी किसी चीज को ग्रेडियंट के अपोजिट लेकर जाना होगा, वी यूज अवर ATP, वी यूज अवर एनर्जी। कुछ भी काम फोर्सफुली मनवाने के लिए आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी होती है, सो एनर्जी वी कैन यूज्ड in the form of ATP. So the active transport is the transport of ions against the concentration gradient with the help of ATP, adenosine triphosphate. So facilitated transport, it is depend on the concentration of sugar across the intestinal lumen or mucosal cells. It's really simple to know that कि हमारे पास जितनी भी आयंस, जितनी भी हमारे पास शुगर होंगी वो कहाँ बन रही है? इंटेस्टाइन में। सो उनकी कंसंट्रेशन इंटेस्टाइन में ज्यादा होगी और ब्लड में कम होगी, तो फिर आराम से इंटेस्टाइन से निकलकर सारे शुगर मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आराम से जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ऑल द मोनोसेक्राइड्स आर एब्जॉर्ब टू सम एक्सटेंट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल हो गया। ये तो था कि कंसंट्रेशन के साथ मूव करना है, मेरे पास ज्यादा है उसके पास कम है, मैं उसको आराम से दूंगी। ठीक, बात खत्म। जब तक हम दोनों के पास बराबर नहीं हो जाता हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब बराबर होने के बाद बढ़ गया है, अब हमारे पास इंटेस्टाइन में कम हो गया है और ब्लड में ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी हमें इंटेस्टाइन से ब्लड को देना है, तो अब हम क्या यूज करेंगे? अब हम यूज करेंगे अपना धक्का, अपनी फोर्स, अपनी ताकत, अपना ATP यूज करेंगे, हम अपनी एनर्जी यूज करेंगे और उन मोनोसेक्राइड्स को जिसमें ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, माल्टोज है, इनको उठा के भेजेंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। उस मेथड को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट? Active transport, the transport of glucose and galactose across the brush border of mucosal cells occur by active transport। ठीक है, ग्लूकोज ग्लैक्टोज ब्रश बॉर्डर ऑफ म्यूकोजल सेल से निकलकर ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके लिए हम एनर्जी यूज करेंगे, इसके लिए 2 चीजें चाहिए, ATP यानी एनर्जी यूज करनी है, बेस्ट ऑफ लक भाई, एनर्जी यानी ATP यूज करनी है, और दूसरा हमें यूज करना है सोडियम आयंस। सोडियम आयंस भी अगर वहां पे प्रेजेंट होंगे तो भी बात आगे बढ़ेगी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। अब मैं आपको बताऊं सोडियम का जिक्र यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जिसे हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, यानी वो ग्लूकोज और सोडियम को एक साथ ट्रांसपोर्ट करता है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर एक ऐसी प्रोटीन है जिसकी मदद से ये हो रहा है। पिक्चर दिखाती हूँ इस पे, कहें तो वीडियो भी दिखा दूंगी। अ सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर SGLT1
binds both glucose and sodium at separate site and transport them into the cell. ठीक है, उस ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक ही साइड पे दो अलग अलग जगह के ऊपर ग्लूकोज और सोडियम लगेगा और फिर दोनों के दोनों अंदर आ जाएंगे सेल के. सोडियम ट्रांसपोर्ट डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सोडियम को ल्यूमेन के अंदर जाना है क्योंकि ल्यूमेन के अंदर सोडियम कम है, लेकिन ग्लूकोज तो अंदर बहुत है, फिर भी ग्लूकोज को अंदर जाना है, इसलिए वो सोडियम के साथ धोखे से अंदर जाने की कोशिश करेगा और पीछे उसको धक्का कौन दे रहा होगा? एटीपी. इस प्रोसेस को हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट. जी बेटा. मैम फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ ग्लूकोज की हुई, सोडियम की नहीं? नहीं, क्योंकि सोडियम तो देखो बेटा कंसंट्रेशन के साथ जा रहा है ना, उसकी तो वैसे ही वहां पे कमी है तो वो तो वैसे ही जा रहा है, लेकिन ग्लूकोज ने कहा सोडियम तुम जा रहे हो तो अपने साथ मुझे भी लेकर जाओ और मैं अपने पैसे दूंगा. अगर वो मुझे वीजा नहीं देंगे ना, तुम्हें तो वीजा मिल गया, मुझे नहीं मिला तो मैं अपने पैसे दूंगा. तो उसने अपनी एटीपी दे दी. समझ आई आपको? एक को उन्होंने बुलाया था, ब्लड स्ट्रीम ने एक को बुलाया था, सोडियम को बुलाया था, और ग्लूकोज ने कहा मैं भी साथ चलता हूँ लेकिन मैं अपने लिए पे कर दूंगा. ऐसा ही हो गया. चलें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट. The energy for this reaction is provided by ATP linked to sodium pump. इसकी पिक्चर देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा. ये इसकी पिक्चर बेटा, ये है इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर. इसके ऊपर रखे हुए होते हैं एंजाइम्स. एंजाइम्स का नाम बताएं जरा विदेश, कौन से एंजाइम रखे होते हैं इनके ऊपर? जी मैं कौन से एंजाइम रखे होते हैं ब्रश बॉर्डर के ऊपर? माल्टेज, सक्रेज. जी मैं माल्टेज, सक्रेज, गैलेक्टेज. एग्जैक्टली, दैट्स गुड. अब सोडियम पोटेशियम पंप आ गया इस तरफ. यहाँ पे देखो बेटा हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि इसने इस वाले पोर्शन को हाईलाइटेड किया. हाईलाइटेड करके इसने कोने में लिखा हुआ है कि जो रेड बॉल है वो है सोडियम, जो रेक्टेंगुलर है वो है पोटेशियम, और जो ग्रीन, स्काई ब्लू, येलो, ये सब है मोनोसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स को अंदर भेजना है, तो भेजने के लिए क्या करेगा? ये एक साइड पे लगाएगा सोडियम रेड बॉल, दूसरी साइड पे लगाएगा मोनोसेक्राइड. वो ग्लूकोज भी हो सकता है, माल्टोज भी हो सकता है, ग्लैक्टोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, मोनोसेक्राइड. ये इसको भी अपने साथ यहाँ लगाएगा. फिर ये दोनों को दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए दोनों अंदर आ जाएंगी, यानी इस ब्रश बॉर्डर से अंदर आ जाएंगी. अंदर आने को क्या कहते हैं? अंदर आ गया मतलब यहाँ से बाहर आने वाला है कैपिलरीज. यहाँ पे कैपिलरीज होंगी ना, ये तो अंदर की साइड है इंटेस्टाइनल बॉर्डर. बेटा ये इंटेस्टाइन है ना पूरी, ये इंटेस्टाइन का इनर बॉर्डर है, ये इसका ल्यूमन है. ल्यूमन के अंदर क्या ज्यादा है? ल्यूमन के अंदर सोडियम भी ज्यादा है, और क्या ज्यादा है? मोनोसेक्राइड्स, क्योंकि यहाँ पर तो वो डाइजेस्ट हो रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा है. अब एब्जॉर्ब होना है. अब ये इनको लेकर आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर, और लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर यहाँ रखी हुई है कैपिलरी, और ये कैपिलरी इसको अपने साथ एडजस्ट कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी. ये कैपिलरीज के अंदर लेकर ब्लड स्ट्रीम के अंदर दे देगी, ब्लड वेसल्स के अंदर, और वो ब्लड में फ्लो करता हुआ टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाएगा. ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर है ना, सेवरल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT1 से लेकर GLUT7 तक होते हैं. ये डिफरेंट टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं. कैसे? GLUT1 होता है ब्रेन, किडनी, प्लेसेंटा और आरबीसी के अंदर, और ये ग्लूकोज की अपटेक करते हैं. GLUT है क्या चीज? बेटा ये एक ट्रांसपोर्टर है, ब्लड के अंदर होता है, जो ग्लूकोज को उठा के टारगेट टिश्यू तक लेकर जाता है. ठीक है, मैं अब आपको ग्लूकोज माउथ में हमने डाला था, वहां से लेकर अब टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कैसे. ब्रेन, किडनी, प्लेसेंटा, आरबीसी में GLUT1 होते हैं जो कि ग्लूकोज को लेकर जाते हैं. लीवर, पैंक्रियाटिक, बीटा सेल, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी में GLUT2 होते हैं
जो कि रैपिड अपटेक करते हैं और ग्लूकोज का रिलीज करवाते हैं। ब्रेन, किडनी, प्लेसेंटा में नंबर 3 भी प्रेजेंट होता है जो कि ग्लूकोज की अपटेक करवाता है। हार्ट, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू, इनमें इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज अपटेक होता है जो कि 4 नंबर ट्रांसपोर्टर लेकर जा रहा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्टर नंबर 5 काम करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज पे। स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी दोनों के ऊपर SGLT1 भी हो सकता है एक्टिव अपटेक और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए। डिसऑर्डर्स क्या होंगे इसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की? मैम SGLT मतलब सोडियम ग्लूकोज। सॉरी, SGLT का मतलब नहीं नहीं सोडियम नहीं नहीं ग्लूकोज। नहीं नहीं नहीं, इसकी फुल फॉर्म आपको नहीं पता? सीरम ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर। हाँ बेटा, SGPT SGLT सुना होगा ना। चलिए, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज इंटॉलरेंस, दिस इज द कंडीशन इन विच देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम लैक्टेज। मैंने आपसे कहा था ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि मिल्क को डाइजेस्ट करने के एंजाइम होते ही नहीं है ह्यूमन बॉडी में। हार्मोन्स के मतलब जीन्स के लेवल पर ही वो डेफिशिएंसी होती है उसकी, तो वो दूध को कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो वो दूध नहीं पी सकते। दूध पियेंगे तो उन्हें उसी तरह दूध उनका रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ डायरिया। दूध पीते ही उन्हें डायरिया हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी खुद की मम्मी, वो दूध पीती हैं तो उन्हें डायरिया हो जाता है। सो लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है दिस इज अ कंडीशन इन विच देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम लैक्टेज। जीन्स के लेवल पर ही होगी ही नहीं। द एंजाइम विच हाइड्रोलेज लैक्टेज टू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। लैक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर। अब अगर हम खाने में लैक्टोज को लेते हैं तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा। इसी तरह जिस तरह वो सेलुलोज निकल रहा था ना, उसी तरह अब ये लैक्टोज भी रिमूव होगा, एक्सक्रीट होगा बॉडी से, डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि इसके पास लैक्टेज ही नहीं है लैक्टोज को तोड़ने के लिए। तो वो फर्दर किस में, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में डिवाइड होगा ही नहीं। ड्यू टू दिस लैक्टोज गेट्स एक्यूमुलेट इन द गट। इसकी वजह से क्या होता है, लैक्टोज जो है वो हमारी इंटेस्टाइन गट में ही जमा रहता है, जहां उसकी सबस्ट्रेशन मतलब बढ़ जाती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ज्यादा लैक्टोज जमा हो जाता है। तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन लार्ज इंटेस्टाइन में वो उसको उससे क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसलिए इंटेस्टाइन्स में गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। वेट एसिड्स ना, लाइक एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, इस तरह के एसिड्स बनना शुरू हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। और इसकी सिम्टम क्या होगी, इसकी सिम्टम होगी एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द, फ्लैटलेंस, results in accumulation of gases and osmolarly active products draw water from intestinal cells into lumen resulting in diarrhea and dehydration। वो गैसेस जो जमा हो रही हैं, जो बैक्टीरियल इस लैक्टोज को तोड़ तोड़कर जो गैसेस बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, वो एसिड और गैसेस मिलकर हमें प्रॉब्लम करेंगी। गैस का इशू हो जाता है ना, वो पेट में दर्द, डकार आना अजीब से, ये सब चीजें होंगी। तो फिर हमें डायरिया और डिहाइड्रेशन इसका फाइनल साइन। ठीक है, इसे हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। इट्स एन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम। ठीक, इसके बाद एक और है सक्रेज डेफिशिएंसी। जी बेटा। मैम फिर मतलब वो बंदा मिल्क पिए ही ना, वो बंदा फिर मिल्क नहीं पी सकता। फिर अगर वो मिल्क नहीं पिएगा तो फिर ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह नहीं होंगे ना, क्योंकि फिर तो वो लैक्टोज इंजेस्ट ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली फिर तो बेटा वो मिल्की प्रोडक्ट कोई भी नहीं ले सकता, वो दही नहीं ले सकता, लस्सी नहीं मैम पी ऐसे सकता, तो और मक्खन। भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है ना अगर हम मिल्क ना पिए तो, कैल्शियम वगैरह बिल्कुल, की कैल्शियम की कमी, ऑस्टियोपोरोटिक, फिर वो कैसे फुलफिल होंगी? उसके लिए फिर उसे लेने पड़ेंगे सप्लीमेंट्स। लेकिन ये तब जब उसको अच्छे से पता चल जाए कि ये काम करने से ऐसा होता है। और आपको क्या लगता है, लैक्टेज सिर्फ दूध में ही शामिल होगा, मिल्की प्रोडक्ट्स में होगा? दूसरी चीजों में भी थोड़ा बहुत होता है, इसलिए हर उसमें चीज से मिल्क उसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा होगा ना, इसमें ज्यादा होगा। एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम है। चलें, सक्रेज की डेफिशिएंसी।
सक्रेज की डेफिशिएंसी, सक्रेज भी क्या है, एंजाइम है, दिस इज अ कंडीशन सेम। ये भी इनहेरिटेड डेफिशिएंसी है कि इसमें सक्रेज एंजाइम होता ही नहीं है, जो कि हाइड्रोलाइज कर रहा है किसको, सक्रोज को, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। सक्रोज ज्यादा किस में पाया जाता है? देखिए बेटा, देख के मुझे भी बताएं। मुझे क्या लगता है, शुगरी प्रोडक्ट्स में सक्रोज ज्यादा पाया जाता है। ऐसा ही है, आप लोग देख लें फिर बताएं। सक्रोज हाइड्रोलाइज नहीं होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, तो सक्रोज भी जमा होगा, और जब ये जमा होगा तो इसके भी सिम्टम ऐसे ही होंगे जैसे लैक्टोज के थे। और उसके सिम्टम क्या थे? एब्डोमिनल क्रैम्प, फ्लैटन और डायरिया और डिहाइड्रेशन। ठीक है, मैम शुगर में होता है, फ्रूट्स में होता है। एग्जैक्टली मीठे फ्रूट्स हनी में में। होता है बिल्कुल सक्रोज। ठीक 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 ठीक, मुझे लग रहा था कि इसका नाम से ये शुगरी प्रोडक्ट्स में होगा। यस। चले, थैंक यू सो मच। सो एनी क्वेश्चन यार, कुछ पूछना है? लेक्चर समझ आया? नो मैम। यस मैम। लेक्चर समझ नहीं आया? यस मैम आ गया। आ गया, दैट्स गुड।